Welcome back to my channel everyone. I am Aviatrix and today's topic is currency rules. So currency rules को start करने से पहले कुछ important terms और questions देख लेते हैं जो generally student के question होते हैं और important terms तो important है ही. So the very first question is, why do we need to study currency rules? So क्या कहता है? Fares are published in the local currency of the country from where the travel begins. कि जो फेयर्स होते हैं वो लोकल करेंसी में पब्लिश होते हैं उस कंट्री के जहाँ से ट्रैवल स्टार्ट होता है. फॉर एग्जांपल USD, यूरो, कैनेडियन डॉलर, इंडियन रुपी. सो समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू कंबाइन फेयर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट करेंसीज इन वन टिकट. अब एक टिकट बनाने के लिए हमें डिफरेंट करेंसी फेयर्स को कंबाइन करना पड़ता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट अ टोटल फेयर फॉर अ जर्नी अनलेस ऑल अमाउंट्स आर इन द सेम करेंसी. और ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है जब तक सारे ही अमाउंट्स एक करेंसी में ना हो. सो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला विच इज़ न्यूट्रल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन, न्यूक. न्यूक एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी ग्लोबल करेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होती है और ये एक सिंगल अमाउंट निकाल के देती है हर एक जर्नी का. ओके एक न्यूक को आप 1 USD के इक्वल भी कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूक अमाउंट है 576.00, तो दिस विल बी इक्वल टू USD. ठीक है, न्यूक हमारा USD के इक्वल होता है. ये कोई बताता नहीं है या बुक में मेंशन ऐसा नहीं होता, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस. जब भी आप कन्वर्जन्स करोगे, आगे जाके प्रैक्टिस करोगे, सो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो. ओके, सो नाउ द सेकेंड डेफिनेशन टर्म वी हैव करेंसी ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रैवल, COC. COC बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसे कंफ्यूज कर देते हैं ओरिजिन से. तो COC होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जर्नी है न्यूयॉर्क, डेनवर, सिंगापुर, सिडनी. तो कंट्री ऑफ कमेंसमेंट वो कंट्री है जहाँ से फर्स्ट इंटरनेशनल सेक्टर स्टार्ट होता है. तो जैसे इस जर्नी में डेनवर से फर्स्ट इंटरनेशनल सेक्टर स्टार्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क और डेनवर दोनों ही USA में है, तो ये डोमेस्टिक सेक्टर हुआ. डेनवर से इंटरनेशनली हम जब गए तो हम गए सिंगापुर में, तो दिस इज़ इंटरनेशनल सेक्टर. तो कंट्री ऑफ कमेंसमेंट हो गई USA, जो कि डेनवर की कंट्री है. इज इट क्लियर? COC वो कंट्री होती है जहाँ से फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल बिगिन होता है. आई होप दैट्स क्लियर. इसको कभी भी ओरिजिन से कंफ्यूज मत करना. दिस इज़ नॉट ओरिजिन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकल करेंसी फेयर्स, LCF. LCF क्या कहता है? रेफर्स टू फेयर्स एंड चार्जेस expressed in the currency of the country of commencement of travel. लोकल करेंसी फेयर्स ऑफ कोर्स उसी कंट्री के फेयर्स होंगे जहाँ से फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सेगमेंट स्टार्ट होगा. ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ डेफिनेशन इज कंट्री ऑफ पेमेंट. कंट्री ऑफ पेमेंट वो कंट्री होती है जहाँ पे पैसेंजर ने टिकट परचेज की. ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं. पॉइंट ऑफ सेल इसलिए क्योंकि यहाँ पे टिकट परचेज हुई है. सो प्लीज रीड दिस ऑन योर ओन. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज IROE. ठीक है, IROE इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक एक्सचेंज रेट होता है जिससे हम न्यूक को LCF में कन्वर्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? क्या करते हैं? न्यूक को LCF में कन्वर्ट करते हैं. किससे? आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज से. तो आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज का हमें टेबल मिलता है. तो जब भी आप GDS वगैरह कुछ भी सीखोगे, फेयर लुकअप टूल सीखोगे, तो वहाँ पे आपको ये आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज का टेबल दिखेगा जो कि कुछ ऐसा सा दिखेगा. ओके,
चलो इस पे समझते हैं कि है क्या क्या। सबसे पहले तो फ्रॉम न्यूक इज IROE, यही है आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज। जितनी भी डिजिट्स हमें दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, दीज आर आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज। अभी इसको यूज़ करना भी सिखाऊंगी, लेकिन टेबल पे देख लो कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखती है। ओके, तो ये हमें पता है, यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे उसकी करेंसी का नाम है, यहाँ पे उस करेंसी का 3 लेटर कोड होता है। करेंसी के 3 लेटर कोड होते हैं, मैंने पीछे वीडियोस में बता रखा है। तो करेंसी का कोड, इसको इग्नोर कर दो, नो नीड। फिर उसके बाद अभी इन 2 चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। फिर डेसिमल यूनिट्स। डेसिमल यूनिट्स का क्या मतलब होता है कि जब भी हम फेयर कैलकुलेट करेंगे तो उसको अप टू 2 डेसिमल यूनिट्स ही लेंगे। ओके, जैसे इसमें 2 लिखा है, इसमें 0 डेसिमल यूनिट्स होंगी ही नहीं, डेसिमल यूनिट्स। और इसके बाद आता है नोट। नोट का मतलब होता है रूल। जब भी हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो हम रूल चेक करते हैं। रूल चेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही बताता है कि कैसे राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा, राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम। ठीक है, इस चैप्टर में राउंड ऑफ का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अभी पढ़ते हैं। सो आई होप आपको पता लग गया कि आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ से उठाते हैं, डेसिमल यूनिट्स कहाँ से चेक करते हैं और रूल कहाँ से चेक करते हैं। एक और चीज़, रूल यहाँ पे आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब भी आप इस अल्फ़ाबेट को क्लिक करोगे ऑन द सिस्टम, इधर नहीं, ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम पे जब इस अल्फ़ाबेट पे क्लिक करोगे तो वो उसका पूरा रूल निकाल के आपको दे देगा। वो बताएगा कि इसको राउंड ऑफ किस यूनिट से करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ डिटेल इसमें होगी। तो इसको पढ़ना, रूल को पढ़ना हमेशा बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन इन फ्यूचर। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, व्हेन अ कंट्री डिस्प्लेज 2 करेंसीज। मतलब देखो, जैसे यहाँ पे क्रोएशिया है, ठीक है, क्रोएशिया ने अपने फेयर्स यूरो में भी दे रखे हैं और उसकी नेशनल करेंसी में भी दे रखे हैं, देखो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल, ये मुझे कैसे पता है क्योंकि मैंने रूल पढ़ रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसके अंदर यूरोप की करेंसी लेते हैं, विच इज़ यूरो। ओके, क्योंकि यूरो की करेंसी इस पे डोमिनेंट है, डोमिनेटिंग करेंसी हम लेते हैं हमेशा। तो यही इसके रूल में पता लग जाएगा आपको। न्यूक से लोकल करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम यूरो वाला आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्या कहता है, व्हेन अ कंट्री डिस्प्लेस 2 करेंसीज, दैट इज इट्स ओरिजिनल नेशनल करेंसी and either the US dollar or euro, always read the notes to find which currency to use for conversion. हमेशा नोट्स पढ़ोगे और देखोगे कि कौन सी करेंसी को यूज़ करना है कन्वर्जन के लिए। अब इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, विच इज़ न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के ही न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप ये है, न्यूक को लोकल करेंसी फेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। So whenever we need to convert nuke to local currency pair, we always multiply to the IROE amount. ठीक है, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूक को। समझते हैं, जब भी हमें न्यूक को LCF में, मतलब लोकल करेंसी फेयर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक ही स्टेप है, विच इज न्यूक इनटू IROE। अब मुझसे ये पूछोगे कि IROE अमाउंट अब किसका लेते हैं, है ना, हमें कैसे पता लगेगा किसका IROE अमाउंट लेना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें न्यूक अमाउंट दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है, 1 2 3 वट एवर, और हमें इसको कन्वर्ट करना है INR में, ठीक है, INR में उन्होंने पूछा है, INR क्या हुआ, लोकल करेंसी फेयर। तो IROE किसका लोगे, इंडियन रुपी का ही ना। आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज हम इंडियन रुपी का लेंगे, ठीक है। तो न्यूक इनटू आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्हाट, INR।
समझे? इसमें किसका लोगे? आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लोकल करेंसी फेयर, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाली हूँ। ओके नाउ अब इस पे भी हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमारे फेयर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है ऑकलैंड टू जकार्ता। सो व्हाट इज फेयर कंस्ट्रक्शन पॉइंट? The origin and the destination of any journey are fair construction points. तो जर्नी है ऑकलैंड से जकार्ता। तो इसमें कंट्री ऑफ कमेंसमेंट क्या हुई? फर्स्ट इंटरनेशनल सेक्टर इज फ्रॉम ऑकलैंड, ठीक है। तो कंट्री ऑफ कमेंसमेंट हो गई न्यूजीलैंड। यहाँ तक समझ आया? धीरे धीरे समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। न्यूजीलैंड हमारी हो गई कंट्री ऑफ कमेंसमेंट। अब उन्होंने इस जर्नी का न्यूक अमाउंट दिया है, मतलब इस जर्नी की जो टिकट बन के आई उस पर टोटल फेयर अमाउंट कितना दे रखा है? 2720.67। किस में दिया हुआ है? न्यूक में, है ना। हम न्यूक से ही कन्वर्ट करते हैं हमेशा, टिकट पे हमेशा न्यूक अमाउंट होता है। चलो यहाँ तक समझ में आया? ये मैंने बता दिया कि कंट्री ऑफ कमेंसमेंट न्यूजीलैंड है। फिर भी मैंने एक और चीज़ बताई है कि न्यूजीलैंड होगी कंट्री ऑफ कमेंसमेंट, तो हम न्यूजीलैंड डॉलर मतलब कंट्री ऑफ कमेंसमेंट की करेंसी में चेंज करेंगे। तो मतलब यही इसकी करेंसी में चेंज करेंगे। दिस इज LCF, लोकल करेंसी फेयर। दोबारा बोलती हूँ, लोकल करेंसी फेयर हम किसका निकालेंगे? न्यूजीलैंड का, है ना। तो इसी का ही आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे, जिस दिस 1.378336। यहाँ तक बात समझ में आई? सबसे पहले हमने जर्नी देखी, फर्स्ट इंटरनेशनल सेक्टर देखा कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंट्री ऑफ कमेंसमेंट निकाली। हमें न्यूक अमाउंट पहले से दिया हुआ है पूरी जर्नी का। कंट्री ऑफ कमेंसमेंट पता लगी तो हमने उसकी करेंसी का आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज देख लिया। कहाँ से देखा? टेबल से देखा। ओके नाउ अब बात आती है हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है। न्यूक अमाउंट गिवन था, आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज हमने निकाल लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना। मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो एक अमाउंट निकल के आ गया विच इज 3749.9974। अब ये इतना बड़ा अमाउंट आया है इस करेंसी में, इतना बड़ा तो आप डिजिट्स में पे नहीं करते हो, राइट। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आप इतने डिजिट्स पे नहीं करते हो, ओके। तो हम क्या करेंगे? इसको कम डिजिट्स में करेंगे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस को ले आएंगे। और हमने क्या किया? राउंड ऑफ कर दिया। अब जो राउंड ऑफ की कंडीशंस है वो अभी इसी वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा एंड में जाकर है लेकिन समझेंगे तो ये वाला पार्ट वहीं पे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट क्लियर है कि LCF कैसे निकला? समझ में आ गया। चलिए अब एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया हमारा कि हमने न्यूक से कन्वर्ट कर दिया लोकल करेंसी फेयर पे। अब दूसरे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की बात करते हैं विच इज लोकल करेंसी को चेंज कर रहे हैं अब न्यूक में। बहुत बेसिक मैथ्स है। अगर हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए डिविजन यूज़ करेंगे, क्लियर। तो ऐसे ही इसमें करेंगे डिवाइड, ठीक है। क्या डिवाइड करेंगे? LCF बाय आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कन्वर्जन के। मान लो एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 234 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इनटू न्यूक। 234 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को हमें न्यूक में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल कन्वर्जन, लोकल करेंसी फेयर को न्यूक में, तो हम डिवाइड करेंगे, ओके।
फॉर्मूला समझ में आया? यही बताया ना मैंने कि डिवाइड करते हैं एलसीएफ को उसके आईआरओई से, आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज से डिवाइड करेंगे तो न्यूक आ जाएगा। चलो अब डिवाइड करते हैं। आपको रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, मोस्टली क्वेश्चंस में दिया होगा, ठीक है। आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज गिवन होगा। न्यूक अमाउंट आ जाएगा हमारा 429.0885। इसको राउंड ऑफ करेंगे, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, सिर्फ डिजिट्स कम किए, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ का भी आपको पता नहीं है तो मैं बताऊंगी तब करेंगे। चलो, तो इसका ये आंसर समझ में आया आपको पूरी डिवीजन करके? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें एलसीएफ को किसी दूसरे एलसीएफ में कन्वर्ट करना है, मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। ट्रिकी हो सकता है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल ही है उसको समझना, है ना। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले एलसीएफ को, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि एलसीएफ को हमें कन्वर्ट करेंगे न्यूक में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा न्यूक को कन्वर्ट करेंगे एलसीएफ में। ये एलसीएफ 1 होगा, ये एलसीएफ 2, ठीक है। कैसे, ये भी देखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझाती हूँ। देखो, न्यूक का मैंने क्या बताया था, न्यूक एक ऐसी करेंसी है जो हर करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल यूनिट है, इसको हम करेंसी में चेंज करते हैं, है ना। हमेशा हम न्यूक को एलसीएफ में चेंज करते हैं तो हमारा फेयर निकल के आ जाता है, हम उसको अमाउंट पे कर देते हैं। यही सब करते हुए आ रहे हैं ऊपर क्वेश्चंस में। न्यूक को एलसीएफ में कन्वर्ट किया, एलसीएफ को न्यूक में कन्वर्ट किया। न्यूक में कर क्यों रहे हैं? क्योंकि न्यूक को हम किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें दिमाग लगाओ कि जब हम इसको न्यूक में कन्वर्ट कर देंगे तो हम इसी न्यूक अमाउंट को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आया समझ? इजी है। चलो करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को न्यूक में कन्वर्ट करने का। अभी हमने किया है लेकिन हम इस स्टेप को दोबारा करते हैं। सॉरी 2 3 4 था ना। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 आ गया, हमने उसको न्यूक में कन्वर्ट कर लिया। न्यूक अमाउंट आ गया, अब इसको हम आईएनआर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? न्यूक 429.08 मल्टीप्लाई बाय आइटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी जो कि होता है 48.006, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा INR 2598.41 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमेशा यही प्रेफर करना कि अब डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट्स हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर इसको एक बार करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सुन लो इस चीज़ को। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ओके। चलो, अब है करेंसी राउंडिंग रूल्स। अभी तक जब भी हम कन्वर्जन्स कर रहे थे तो मैं कह रही हूँ कि
इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड डाउन करेंगे, राउंड अप करेंगे। तो ये सब है क्या, वो इसमें समझते हैं और फिर पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को नोट्स बना लेना अपने पास और उन नोट्स को रेफ़र करोगे। दिस विल बी ऑन योर टिप्स, बिलीव मी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं करेंसी राउंडिंग रूल्स। सबसे पहली टर्म हमें देखने को मिलती है, दैट इज अनराउंडेड न्यूक्स। इसमें एक एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे। तो एग्जाम्पल है जैसे 1 2 3 4.7896, ऐसी कोई एक यूनिट है आपके पास। इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही करोगे। इसने कहा अनराउंडेड, मतलब हमने और कोई वर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आ जाना है, दैट्स इट। ठीक है, इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टर्म विच इज फुल एडजस्टमेंट। इसका क्या मतलब है, राउंडिंग अप। राउंडिंग अप से हमारा क्या मतलब है, राउंड अप टू द नेक्स्ट हायर यूनिट। अब ये ध्यान रखना, हमेशा राउंडिंग अप यूज हो रहा है इसके लिए, ठीक है। टू द नेक्स्ट हायर यूनिट, जो भी नंबर होगा उससे बड़ा एक नंबर जो भी आगे का होगा उस पर हम राउंड ऑफ कर देंगे उसको, ठीक है। इसको कहते हैं राउंड अप करना, हमेशा डिजिट को बढ़ाना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एच के साथ, ठीक है। तो मान लो अगर हायर 5 तक करना है तो H5 लिखा होगा, हायर 10 तक करना है तो H10 लिखा होगा, सो ऑन। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। मान लो कि यूरो बताओ, इसको हायर 1 में चेंज करना है। हायर 1 यूनिट, एक यूनिट बढ़ाकर इसको हाई करना है, तो क्या करोगे इसको बताओ। अब इसमें से चूज करो, 4 करोगे या 5 करोगे। अप करना है तो हमेशा इस डिजिट को चेंज करोगे, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 है डिजिट्स, ठीक है। तो जब इसको आप चेंज करोगे यहाँ पे आएगा तो ये 1 बनेगा ना, लेकिन ये डिजिट तो कहीं नहीं गई और इसमें हम हमेशा डेसिमल्स हटा देते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 2 3 4, ये हायर 1 ही है, ठीक है। बहुत बेसिक मैथ्स है ये वाली, तो इसमें कुछ रूल इतना खास है नहीं, ठीक है। रूल्स अभी हैं, 3 रूल्स हैं, लेकिन उन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक है ना। ये आप रेफर कर सकते हो आपकी बुक में भी, पेज नंबर 960, ठीक है। यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक। चलो थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, विच इज हाफ एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट यूनिट, मतलब जो भी पास की यूनिट होगी उस पर हम राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये पास की यूनिट कैसे पता लगती है, देखो अगर मान लो कि एक नंबर है उसके लास्ट में 49 से छोटा है तो हम लोग राउंड डाउन करेंगे, और अगर मान लो ऐसे ही नंबर में 50 से बड़ा है एंड में तो हम कर देंगे राउंड अप। इसका मतलब होता है नियरेस्ट यूनिट, जो भी नियर है उससे राउंड ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे अब इसको नियरेस्ट 1 में कन्वर्ट करो, डेसिमल के बाद 3 9 है, क्या देखोगे, ठीक है। नियरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि 49 से छोटा है ना 39। ऐसे अगर कोई डिजिट आप ले लो 1 2 3 4.84, इसको नियरेस्ट 1 राउंड ऑफ करो, इसको नियरेस्ट 1 राउंड ऑफ करो, तो क्या आएगा
ठीक है, 1 2 3 5.00। जो चीज़ बुक से रीड करने वाली होती है वो मैं आपको बोल दूंगी कि गो रीड द बुक। तो ये आपको एग्जाम्पल्स बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, जस्ट रेफर टू देम, क्योंकि यहाँ से एक बार समझ लिया तो बुक में आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं जेन्युइनली जो रूल्स यूज होते हैं ना, जो रूल्स को हम अकॉर्डिंग टू द नोट, जो मैंने ऊपर समझाया था कि ये नोट है, इसको हमेशा पढ़ के ही चेक करेंगे, उसमें ये दिया होता है कि रूल फॉर 1, रूल फॉर 10, रूल फॉर 5 या फिर रूल फॉर 0.1। तो ये रूल्स दिए होंगे तो इसको इसी रूल के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ लो अच्छी तरह से, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे एंड दैट्स ओवर। उसके बाद कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो, तो रूल फॉर 1, अगर हमें नेक्स्ट 1 हायर यूनिट पे लेके जाना है, हायर या नियरेस्ट, तो उसका क्या रूल होगा? ये इसको और अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते हो कि जो भी नंबर गिवन है, जो भी न्यू अमाउंट या फिर आपने एलसीएफ निकाला है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, अगर उसने कहा है कि इसको 1 से रूल 1 लग रहा है इसके ऊपर, इसको राउंड ऑफ करने के लिए, तो मतलब आपको नंबर को 1 से डिविजिबल बनाना है। ठीक है, कैसे? मान लो कि हमारे पास कोई भी नंबर है 1 2 3 4.32। इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वी विल चेक 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, हम 2 डिजिट्स को चेक करेंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब कि ये 2 डिजिट्स को चेक करेंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। इफ द नंबर इज स्मॉलर देन 49, देन वी राउंड डाउन, एंड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 50, देन वी राउंड अप। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे याद कर लो, लिख लो कहीं पे। चलो, इसको राउंड अप करेंगे या डाउन करेंगे? ऑब्वियसली डाउन करेंगे, क्योंकि ये 49 से छोटा है। तो 1 2 3 4 विल बी दी आंसर। अब पूछोगे इसको 3 क्यों नहीं किया, 1 2 3 3? क्योंकि इसको हमने हटाया है, राइट? इससे जब छोटा किया इस नंबर को, ये हटाने के बाद जब छोटा किया तो वो यही नंबर आएगा। ठीक है ना, थोड़ा मैथमेटिकल है इसमें, लेकिन समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अब है रूल फॉर 10। रूल फॉर 10 क्या कहता है? ऐसा नंबर बना दो राउंड ऑफ करके जो 10 से डिविजिबल हो। तो कैसे होगा 10 से डिविजिबल? वी विल चेक 1 डिजिट बिफोर एंड 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कैसे? मान लो एक नंबर है 1 2 3 4.26, तो 1 डिजिट बिफोर एंड 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 42 बन रहा है, लेस देन 49 है, तो इसको क्या करोगे? राउंड डाउन। लेकिन राउंड डाउन करके भी ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 10 से डिविजिबल हो। तो क्या नंबर बनेगा इस पे? 1230.00। समझ में आ गया? इतना ही है। चलो, अब हम पढ़ते हैं रूल फॉर 0.1। अब है रूल फॉर 0.1। देखो 0.1 को मैं इक्वल टू 10 लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो भी नंबर को आप राउंड ऑफ करोगे वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना। अब देखो कि हम इसमें चेक क्या करते हैं, सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर वो सेकेंड डिजिट 4 से कम है तो राउंड डाउन करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप करेंगे। डिजिट है 34.67, सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 7, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 10 बनाना है इसको। वन टू थ्री 4.70। ठीक है, डिविजिबल बाय 10 है,
ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, हमें INR अमाउंट दिया हुआ है इतना और इसको राउंड ऑफ इन डिजिट्स के साथ करना है, जैसे मैंने अभी रूल में बताया। विद रूल वाले हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। कौन सी? रूल फॉर 1, 10 एंड 0.1। मैंने उसको अलग से ब्लू कलर में कर दिया, ठीक है। तो राउंड ऑफ टू 1 कैसे करेंगे? देखो, विद रूल, अभी जो रूल हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहले देख लो रूल क्या पढ़ा। 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, है ना। 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 49 से कम है 5, 6, 1, 9 विल बी द आंसर। ऐसे ही 10 के लिए 1 डिजिट बिफोर एंड आफ्टर, तो क्या हो जाएगा 105620, राउंड अप। ऐसे ही 0.1 के लिए क्या हो जाएगा 105619.20, ठीक है। ऐसे ही विदाउट रूल में एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा राउंड अप होता है, ऑलवेज, ठीक है। तो कुछ भी करोगे तो राउंड अप ही होगा। 105620, इसमें भी 105620। डिविजिबल बाय 5 बनाना है ना, तो डिविजिबल बाय 5 इसमें सेम ही रहेगा, ऑलरेडी राउंड अप हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया? अप टू 1000, अप टू 100, अप टू 50 डिविजिबल ही तो बनाना है, इसको बना दिया। अब देखो, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब इसको डिविजिबल बाय 1 बनाना है। दिस इज इक्वल टू 50, डिविजिबल टू 50 बनाना है, इसका मतलब होता है 5। तो यहाँ पे तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, इसको डिविजिबल बाय 1 करेंगे। 105619.18 था तो 19 हो जाएगा। 105619.50, क्योंकि 50 से तो यही होगा डिविजिबल। इसको डिविजिबल बाय 5 बनाना है तो 20 कर देंगे। इन सब केसेस में राउंड अप ही हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना। जो विदाउट रूल वाले होंगे उसमें हमेशा राउंड अप होगा, लेकिन जो विद रूल वाले होंगे उसमें हम चेक करते हैं कि राउंड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, जो मैंने अभी 3 रूल समझाए हैं उसको देखकर। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो। इन्हें सॉल्व करके यू कैन सेंड मी द आंसर्स, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भेज दो, वाया ईमेल भेज दो, एनीथिंग, मैं आपको चेक करके इसके आंसर्स भी बता दूंगी। ओके, नोट पढ़ लेना सॉल्व करने से पहले, और हियर आर योर क्वेश्चंस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। Okay, so that's it for the day. Thank you and have a nice day. Bye bye.